बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। जनरल सैयद आमर रजा को तरक्की देकर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर मुकर्रर कर दिया गया है। उनके ओहदे, तकर्री और शख्सियत से जुड़ी कुछ बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। उनमें कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें भी होंगी। और फिर जो DGISI हैं आसम मलिक साहब, वो सीनियरिटी में, लेफ्टिनेंट जनरल की सीनियरिटी में उनका पहला नंबर है जो लिस्ट है उसके मुताबिक। तो क्या वो भी सुपरसीड हो गए? और जो सुपरसीड होने वाले जो जर्नैल हैं वो आमतौर पे रिजाइन कर जाते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, घर चले जाते हैं। तो क्या वो भी ऐसा करने वाले हैं? अच्छा, ये पहले तो ये देखेंगे, एक ऐसा ओहदा है, वह ओहदा है फौज के अंदर जिसका तकर्रर जो है, जो तकर्ररनामा जो है या तकर्री की तैनाती की मंजूरी जो है वो सदर नहीं देता। फौज के अंदर जो कमीशन मिलता है, कमीशन अफसर होते हैं, वो कमीशन भी सदर के नाम पे मिलता है, जारी होता है जो नोटिफिकेशन, ठीक है ना। और फिर जो आर्मी चीफ, जो के जनाब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, दो ओहदे हैं ना, इकट्ठे हो गए हुए हैं ना एक ही बंदे के पास। आइन की 27वीं तरमीम में ये तय कर दिया गया है। उसका तकर्रर वजीर आजम की एडवाइस पे सदर करते हैं। जो नेवी के चीफ हैं उनका तकर्रर जो सदर हैं वो एडवाइस पे करते हैं, PM की एडवाइस पे। फिर एयरफोर्स के जो चीफ हैं, जो सरबराह हैं, उनका तकर्रर जो है वो सदर करते हैं। लेकिन ये जो ओहदा है, जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का एक नया ओहदा जो है वो तख्लीक किया गया 27वीं आईनी तरमीम के तहत। इसका तकर्रर जो है ये वो नहीं करते, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, सदर नहीं करता ये। अच्छा, ये एडवाइस पे नहीं होता, ये वाला जो तकर्रर है जो आमर रजा साहब का हुआ है, ये जनाब होता है रिकमेंडेशन पे। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होने के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी हैं, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर जनाब जी वजीर आजम इसकी मंजूरी देते हैं। आइन के आर्टिकल 243 में 27वीं आइनी तरमीम के जरिए जो तब्दीलियां की गई थी वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। और इस तरमीम में ये भी कर दिया गया था, जो चेयरमैन होते थे, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, उनका होदा जो है वो भी खत्म कर दिया गया था। वो 27 नवंबर को उस वक्त के जो चेयरमैन थे जनरल सार शमशाद मिर्जा, उनका टेन्योर जो है वो खत्म होना था। तो उन्होंने कहा जनाब उसके बाद ये ओहदा जो है ये खत्म हो गया हुआ है। तो वो भी 4 स्टार जनरल होते थे, और ये भी 4 स्टार जनरल यार लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल के ओहदे पे इनको तरक्की दी गई है। और ये कह सकते हैं आप जनाब, फौज में इस वक्त फील्ड मार्शल आसम मुनीर के बाद सबसे बड़ा जो अफसर है वो ये जनाब जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर हैं, जनरल आमर रजा साहब, ये हैं। आइन में नवंबर 2025 में ये तरमीम की गई थी और ये नया ओहदा जो है ये क्रिएट किया गया था। लेकिन कई माह तक इसका तकर्रर नहीं हुआ, और तकर्रर जनाब जाके होता है 24 जुलाई को। पहले ये खबरें थी जब ये आइन में तरमीम हुई कि शायद मार्च के बाद वो जो है ये तकर्रर होगा, इस ओहदे को जो है फिल किया जाएगा। लेकिन अब जनाब उससे भी आगे मामला चले, ये 24 जुलाई तक मामला चला गया। और बहुत सारे जो जर्नैल हैं, जो सीनियरिटी लिस्ट है, वो इनसे सीनियर है। और मजे की बात यह है कि ये भी PMA के फारग तहसील नहीं है, मिलिट्री अकेडमी से नहीं पढ़े हुए। ये भी जनाब OTS जो है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल जो है मंगला वाला, यहाँ से हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो फारग तहसील है, वहां से ही ये आमर रजा साहब ये पढ़े हुए हैं। अच्छा, अब ये आमर रजा साहब का बतौर लेफ्टिनेंट जनरल जब ये इनकी तरक्की हुई थी, तो उस वक्त भी बड़े सवालात जो हैं वो खड़े हुए, सिर्फ इनके लिए नहीं, वहां जितने भी लोग जो हैं वो प्रमोट हुए थे। वो आपको याद होगा कि जनाब नवंबर 2022 के आखिर में उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमरजावेद बाजवा, उन्होंने रिटायर होना था। उनकी रिटायरमेंट के बाद ही फील्ड मार्शल आसम मुनीर जो इनका तकर्रर हुआ था ना आर्मी चीफ के तौर पे, तो उन्होंने जाते जाते ऐसे ओहदों के ऊपर भी, यानी जो वैकेंसियां खाली होती हैं वहां पे तकर्रर के लिए प्रमोशंस होती है ना, उन्होंने जो मुस्तकबिल में खाली होने वाली जो एजेंसियां, जो असामियां थी, वहां भी जनाब तकर्रर करके, और वो 12 जो मेजर जनरल्स थे उनको लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पे प्रमोट करके, कोई अक्टूबर की 10, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ कोई, यानी कि 10 अक्टूबर के राउंड अबाउट को तारीख थी,
तो वो उनको जनाब प्रमोट कर गए। और ये उस वक्त ये बातें हुई थी जनाब, ये तो आने वाला जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसका इख्तियार होता है, रिवायत भी यही है। तो ये 12 जो अपने मनपसंद मेजर जनरल्स हैं उनको जनाब ये प्रमोट कर गए, और उन 12 में ये जो हमारे अमर रजा साहब है, सैयद अमर रजा साहब, ये भी शामिल थे। उनमें इनका जो नाम नंबर था ये 8वें नंबर पे थे ये उस वक्त जो है। अच्छा, अब इनकी सीनियरिटी के बारे से कुछ लोग जो है ये भी कह रहे हैं नहीं जनाब ये सीनियर मोस्ट भाई मेरे, उस सूरत में हम मानेंगे अगर इसको जो फौज है वो सीनियर मोस्ट डिक्लेयर किया हुआ हो। वो जो जब इनकी प्रमोशन हुई थी ना, वो जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अक्टूबर 2022 में, तो उस वक्त DGISPR ने जो नाम जारी किए थे वो जिस तरतीब से जारी किए गए थे, और अब जो विकीपीडिया जो है ना, विकीपीडिया ये वाला जो इनका हिस्सा है, ये फौज से मुतल्लिक जो होता है, वो जनरलों के नाम सीनियरिटी ये वो, उसको फौजी देखती है। बहरहाल वो उसको एडिट करने का इख्तियार ज़ाहिर है वो विकीपीडिया जो देता है, तो उसको इख्तियार को इस्तेमाल करती है, सारा कुछ यही करते हैं, उसको अपडेट भी यही करते हैं उसको। तो बहरहाल वो जो उसमें उनका नंबर था 8वां अपने बैच में 12 में से, उसमें अब इनका 7वां नंबर है। ये एक बंदा बीच में कहाँ चला गया, वो थे 5वें नंबर पे जनरल एमन बिलाल सफदर साहब, और उन्होंने वो कोर कमांडर मंगला के तौर पे ना वो काम कर रहे थे, और अप्रैल 2024 को उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। तो जाहिर है वो 5वें नंबर वाला निकल गया, तो फिर ये 8वें से 7वें नंबर पे चले गए, सारे एक दर्जा ऊपर चले गए उनके बाद वाले जो थे। तो वो जो उस वक्त जो तकर्रर हुआ था और जो सीनियरिटी लिस्ट जारी हुई थी ISPR की तरफ से, नाम जारी हुए थे उस तरतीब के साथ, उनमें जनाब पहले नंबर पे इनाम हैदर मलिक साहब हैं, फयाज हुसैन शाह साहब हैं, नमान जकरिया है, मोहम्मद जफर इकबाल हैं, फिर एमन बिलाल का मैंने जिक्र किया वो निकल गए, फिर एहसन गुलरेज हैं, फिर जनरल शाहिद इम्तियाज हैं। यानी इनके बैच के ये 6 लोग जो हैं, ये 6 जर्नैल जो हैं, ये इनसे सीनियर हैं। फिर 7वां नंबर जो है, एक रिजाइन कर गया ना, पहले 8वें थे, जो 7वें नंबर पे ये सैयद आमर रजा साहब हैं, ये GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पे काम कर रहे थे। बड़ा अहम होता है और बड़ा कहने के जनाब काबिल एतमाद, आर्मी चीफ का इंतहाई काबिल एतमाद बंदा जो होता है उसको ये ओहदा जो है ये तफवीज़ किया जाता है। तो इनके बाद फिर मोहम्मद मुनीर अफसर हैं, और बाबर इफ्तिखार साहब जो हैं वो हैं, यूसुफ जमाल साहब हैं, काशिफ नज़ीर साहब हैं, ये लोग। अगर लेफ्टिनेंट जनरल की सीनियरिटी लिस्ट को देखें तो पहला नंबर जो है, जो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो तो आसम मलिक साहब हैं, जो इस वक्त DGISI के तौर पे अपनी खिदमात जो हैं वो अंजाम दे रहे हैं, और वो कौमी सलामती के मशीर भी हैं वज़ीर आज़म के। तो वो उनको क्यों कंसिडर नहीं किया गया? मेरी बात हुई है कुछ लोगों के साथ जो ऐसे मामला को समझते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो वो सीनियर मोस्ट हैं, उनका बैच जो इनसे पहले का बैच था, सीनियर मोस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनको कंसिडर नहीं किया गया, कंसिडर किया ही नहीं जा सकता था। मैंने कहा जनाब क्यों कंसिडर नहीं किया जा सकता था, वो इस वक्त काम कर रहे हैं और जनरल के तौर पे काम कर रहे हैं। उनका नहीं वो जनाब वो जब वो एक्सटेंशन पे हैं, वो अपना टेन्योर जो है वो पूरा कर चुके हुए, और इस वक्त वो उनको एक्सटेंशन मिली हुई है बतौर DGISI। तो इसलिए इन्हीं लोगों ने कंसिडर होना था। उन्होंने मुझे एक मिसाल भी दी कि 2013 में कोर कमांडर थे लाहौर के जनरल मकसूद अहमद, तो वो भी सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पे थे, लेकिन जब आर्मी चीफ के तकर्रर का मामला आया तो उनको कंसिडर ही नहीं किया गया। तो वो क्यों नहीं किया गया? उन्होंने मुझे ये बताया कि जब वो बाद में अक़वाम मुत्तहिदा में चले गए थे और वहाँ जो मिलिट्री एडवाइजर जो है वो मुकर्रर हो गए, जो अमन दस्ते वगैरह नहीं होते, तो उनके लिए जनाब उनकी खिदमात जो वो ली गई थी और मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर वहाँ काम कर रहे थे, तो उनको भी एक्सटेंशन मिली हुई थी। इसलिए उनका सीनियर मोस्ट के तौर पे जो नाम था, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं उनकी लिस्ट में पहले नंबर पे उनका नाम था, लेकिन उनको कंसिडर ही नहीं किया गया। यानी सीनियर 3 बंदों को जो नाम भेजने होते हैं उनमें उनका नाम ही शामिल नहीं था। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जनाब ये फौज के अंदर वाहिद ओहदा है जिसका तकर्रर जो है वो सदर नहीं करते, ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ आर्मी चीफ, जो के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी है, उसके ऊपर जनाब वजीर आजम इनका तकर्रर करते हैं। तो अब उसमें जो
आर्टिकल है ना 243 का सब आर्टिकल जो है वो 6 है, वो ये कहता है कि जनाब ये जो आर्मी चीफ हैं वो फौज में से किसी को रिकमेंड करेंगे इसके लिए। इसमें सीनियरिटी सीनियरिटी वाला चक्कर नहीं है, ना ही इसमें यह है कि जनाब 3 नाम भेजे जाएंगे, उसमें से जनाब वज़ीर आज़म किसी एक का तक नहीं, उसमें लिखा गया रिकमेंड करेंगे किसी भी शख्स को, किसी भी जनरल को, तो वो जनाब उसका वो प्रमोशन हो जाएगी और वो जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है उसके वो जनाब कमांडर हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा इसमें ये है कि जनाब ये जो लोग पूछते हैं कि जनाब ये करेंगे क्या, इनका काम क्या होगा, ये जब 27 में इतनी तरमीम हुई, ये मंजूर हुई थी ना, उस वक्त जो बातें सुनने में आई थी और कुछ लोगों से बातें हुई थी जनाब, ये ओहदा जो है चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का जो कमेटी है उसका क्यों ओहदा जो है वो खत्म कर दिया गया। और ये उन्होंने जनाब ये दौर जो है ना, ये जो हमने मई वाली जंग लड़ी है इनके साथ, इंडिया के साथ, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों का ये पता चला कि जनाब ये कुछ बरकरफ्तार किस्म के फैसले और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो ये वो ज़िम्मेदारी जो है वो इस ओहदेदार को वो दी गई है। और दूसरा ये जनाब वो जो वहाँ वैसे जहाँ बैठते थे ना सार शमशाद मिर्ज़ा साहब, उसी बिल्डिंग में ये अपना करेंगे, सेक्रेटरीट कायम करेंगे और फिर उनको पूरा अमला होगा। फिर इनके नीचे लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, जैसे भी वो पूरा जो होता है सिस्टम वो होगा। और ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनका ये हाथ बटाएंगे। दूसरा जो मैंने अर्ज किया कि नवंबर 2027 में ये ओहदा जो है 27 में आईनी तरमीम के जरिए क्रिएट किया गया था, तो फिर 24 जुलाई तक इस ओहदे के ऊपर तकर्रर क्यों नहीं हुआ, जबकि ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पसंदीदा जर्नैल भी हैं और इस तकर्रर से और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे यार, तो इस तकर्रर से ये भी लगता है कि जनाब फील्ड मार्शल के जहन में पहले से ही ये तय था कि जनाब इस बंदे को ये ओहदा देना है, क्योंकि इख्तियार उनके पास है, आईनी तौर पे उन्होंने रिकमेंड करना है, तो फिर तखीर क्यों की गई। वो जो मैंने अर्ज किया ना कि 12 जो जर्नैल अपॉइंट कर गए थे बाजवा साहब, उनमें से एक रिजाइन कर गया, एक जनरल आमिर रजा हो गए, पीछे रह गए 10। तो वो उनका जो तकर्रर है वो हुआ था 10 अक्टूबर 2022 के राउंड अबाउट, यानी अब वो अक्टूबर में 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर यहाँ किसी वक्त ना वो रिटायर होने वाले हैं। तो उनके टन्योर जो है वो ओहदे की मियाद जो वो खत्म हो जाएगी, तो फिर वो रिटायर हो जाएंगे। फौज में ये रवायत है कि जनाब जो लेफ्टिनेंट जनरल सुपरसीड हो जाए वो अपने ओहदे से रिजाइन कर देता है या कब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले लेता है, घर चला जाता है, अपने जूनियर के नीचे काम नहीं करता, ये वहां तय है। तो अब अक्टूबर में जो मैंने कहा इंतजार के, अगर वो इब्तिदा में नवंबर में ही हो जाता तो इनसे सीनियर जो 6 जर्नैल हैं वो अपने ओहदे छोड़ जाते। एक खदशा तो मौजूद था ना, अगरचे मुझे ये बताया गया कि जनाब ये जो अक्टूबर में जिन्होंने जाना है और सुपरसीड हो गए हुए हैं 6 जर्नैल जो हैं, उनसे ये कहा गया है मेरी इतला के मुताबिक कि जनाब कि आप रिटेन करें, आप वो रिजाइन जो ना करें, अगर वो रिजाइन देते हैं तो फिर भी उनको रिटेन किया जाएगा उनके जब तक उनका टेन्योर जो है वो पूरा नहीं हो जाता। ये इस तरह की जो बातें हैं ये। और दूसरा ये है कि जनाब 12 जर्नैल जो थे जो बाजवा साहब लगा गए थे, उन्होंने तो इनसे मुशावरत नहीं की थी, वो तो ये ऐसी कोशिशें कर रहे थे, यानी उन्होंने उस ओहदे के ऊपर भी जो आसिम मुनीर की रिटायरमेंट पे खाली होना था, वहां भी एक जर्नैल जो है इसको प्रमोट करके हुए थे, वो बाजवा साहब जो है। इस हद तक उनकी हरकतें जो है ना, इसीलिए लोग जो है वो बाजवा साहब के हवाले से आप बात कर रहे हैं ना किसी से बाखबर आदमी से, तो बताएगा जनाब कैसे ये वो गरीब एक जर्नैल जो है ये पाकिस्तान को मिला था, जनरल बाजवा जो है, तो उनको भी कर गए थे। तो ये 12 जर्नैल जो हैं जो अपनी मर्जी के वो बंदे जो है प्रमोट कर गए हुए थे, तो फिर इनका इत्मीनान इन लोगों ने कैसे जीता। अब ज़ाहिर है बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, तो जो फील्ड मार्शल की शख्सियत है, जो उनका कह लें कि जनाब कमांड करने का स्टाइल है, और फिर फौज में एक डिसिप्लिन होता है, ये सारी चीजें जो हैं इन्होंने इनको करीब किया एक दूसरे के। और दूसरा ये देखें ना 9 मई को जब एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत फील्ड मार्शल को घर भेजने की, फौज के अंदर बगावत करवाने की कोशिश की गई, फील्ड मार्शल तो मुल्क में नहीं थे, वो बाद में तो फिर सार शमशाद मिर्जा साहब जो हैं चीफ ऑफ जो जॉइंट स्टाफ कमेटी थे,
उन्होंने मामले को संभाला, फिर जो इंटेलिजेंस अदारों के हेड्स थे, उन्होंने मामलात को देखा, और फिर कुछ लेफ्टिनेंट जनरल्स थे और कुछ उनके साथ भी मिले हुए थे। ये भी आपके लिए में 9 मई को जो कोर कमांडर हाउस लाहौर पे हमला हुआ, और वो जो उस वक्त जहां जनरल थे, जनरल सलमान फयाज गनी साहब, तो उन्होंने जनाब खड़े होके वो देखा तमाशा, फिर घर को आग लगी, फिर वहां से जनाब वो जो उनके मामू हैं उस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, उनके घर जनाब खवातीन जो हैं वो दीवारें, उनकी रिश्तेदारी है ना आपस में, वो सारा कुछ ये लग रहा था जनाब सारा कुछ तय है। तो फिर उनको हटा दिया गया था 9 मई में वो, और फिर उनकी जगह जिस बंदे का इंतखाब किया गया था इस ओहदे के लिए, ये 16 मई को ये जो आमिर रजा साहब हैं, इनको कोर कमांडर लाहौर जो है वो मुकर्रर किया गया था। और ये जनाब चेयरमैन उस वक्त थे जो हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला है, वहां के वो चेयरमैन थे, और 16 मई 2023 को ये कोर कमांडर लाहौर रहे, और जनाब ये फिर 23 जनवरी 2025 तक इस ओहदे पर रहे, और 24 जनवरी 2025 को जनाब चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पे इनको जो है वो प्रमोशन मिली थी। तो इस तरीके से जो एतमाद की मैं बात कर रहा हूँ कि जनाब उस वक्त जो यहाँ लाहौर की जो सूरत हाल थी, यहाँ तो जो ताने बाने थे सिस्टम के वो सारे डिस्टर्ब थे। फौज का एक डिसिप्लिन होता है, इससे कतई नजर यहाँ बड़ी गड़बड़ थी, और इस मौके के ऊपर इनके ऊपर एतमाद करना और इनका उस एतमाद के ऊपर पूरा उतरना, ये चीज जो है ये इनकी प्रमोशन का जो मुझे बताया गया है कि वो बायस बनी है। आपको पता है कि उस वक्त के कोर कमांडर लाहौर जनरल सलमान फयाज गनी समेत कितने आला अफसर जो है वो फारग किए गए थे। 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर, 15 से जायद लोग जो हैं वो फारग किए गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। उस मौके के ऊपर इनको कोर कमांडर लाहौर मुकर्रर करना एक मानी रखता है हजूर। और दूसरा DGISI जनरल आसम मलिक के सुपरसीड होने की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो मुझे जो पता चला है कि जनाब वो उस कैटेगरी में फाल ही नहीं करते कि जनाब सुपरसीड हो गए। जैसे कि मैंने मिसाल दी है जनरल मकसूद अहमद की कि जनाब वो भी सुपरसीड हुए, लेकिन वहां कोई, क्योंकि वो एक्सटेंशन पे थे इसलिए वहां वो फाल ही नहीं करते थे उम्मीदवारों की लिस्ट में। इसी तरह ये जो आसम मलिक साहब है ये भी फाल नहीं करते। वो जो कहते हैं ना 7 जज जो हैं वो सुपरसीड हो गए, 7 नहीं हुए भाई, 6 हुए हैं, और 6 भी अक्टूबर में उनकी रिटायरमेंट है, और उनको ये कहा जा रहा है कि जनाब आप जो है अपना टेन्योर पूरा करें। अगर वो रिजाइन देते भी हैं, इस्तीफे या रिटायरमेंट के लिए कोई दरखास्त देते भी, तो उनको रिटेन कर लिया जाए कि एक आध माह के लिए। तो अल्लाह खैर सल्ला। ये सर इस तरीके से ये प्रमोशन हुई, और ये नया ओहदा है, और नया ओहदा मैंने फिर एक मरतबा आपके सामने ये बात रखनी है जनाब, ये वजीर आजम की रिकमेंड एडवाइस पे नहीं होता। ये जनाब जो आर्मी चीफ जो के, अब आर्मी चीफ के पास 2 ओहदे हैं, जो नए आर्मी चीफ आएंगे उनके पास भी 2 ओहदे हुआ करेंगे। ये सिर्फ फील्ड मार्शल के लिए मखसूस नहीं है, वो लिखा हुआ है आइन में कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो के उसके साथ साथ वो चीफ ऑफ फोर्सेस भी हैं, डिफेंस फोर्सेस। ये ओहदे का नाम ही ये हो गया हुआ है। तो ये बहरहाल ये सारा मामला हुआ है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।